नमस्कार, गुड मॉर्निंग टीवी में बहुत स्वागत है आप सभी का। और एमपीपीएससी के नोटिफिकेशन जब से जारी हुए हैं, अभ्यर्थी लगातार मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग कोचिंग्स में भी जाकर, घर में भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन ले रहे हैं। और ऐसे समय पर हम रीवा के एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाना चाहते हैं जिनके मार्गदर्शन में रीवा के बहुत सारे या हज़ारों छात्र अब तक सफल हो चुके हैं और आज भी मार्गदर्शन लगातार ले रहे हैं। तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये कोई नया नाम नहीं है, परिचय के मोहताज नहीं है। जीवेंद्र सिंह सर इस समय रीवा जिले में महिला एवं बाल विकास अधिकारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम सर ये जानना चाहते हैं कि आप यहाँ के लिए कोई एक नोन पर्सनालिटी हैं अभ्यर्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए। तो सबसे पहले हम आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड इस लिहाज से जानना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में आपने कितना कुछ अचीव किया है। मैं सैनिक स्कूल रीवा का विद्यार्थी रहा। फिर उसके बाद ठाकुर रमन सिंह कॉलेज से मैंने बीकॉम में ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद आगे एमकॉम और एलएलबी की तैयारी करने के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया था। तो वहीं पर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। सिविल सर्विसेज में 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया वहाँ पर, और फिर उसके साथ ही मैं मध्य प्रदेश पीएससी की परीक्षा भी देने लगा था। तो मध्य प्रदेश पीएससी में मैंने 19 इंटरव्यू दिए। 2 बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। मतलब फाइनल सिलेक्शन पहली बार हो जाने के बाद तो फिर कई बार हुआ, पर छोटे पद मिलने के कारण ज्वाइन नहीं किया। 1995 मैंने नायब तहसीलदार के पद पर ज्वाइन किया था, और फिर सन 2002 में मैं वर्तमान विभाग में आ गया था, पीएससी की परीक्षा से ही सिलेक्ट होकर के। आपने 19 इंटरव्यूज़ दिए हैं एमपीपीएससी के लिए, तो कैसे अनुभव आपके रहे हैं और अब के छात्रों को में वो कौन सी मेन चीज़ होनी चाहिए जहां पर फोकस दिया जाना चाहिए? सीधे शब्दों में ये कहें कि एमपीपीएससी की तैयारी कैसे की जानी चाहिए? जी, हम जब परीक्षा देते थे तब तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते थे, तो विषय भी पढ़ना पड़ता था। आजकल की परीक्षा में प्रीलिम्स और मेंस में सारे पेपर कंपलसरी होते हैं, और सारे पेपर कंपलसरी होने के नाते हर छात्र को सब कुछ पता होना चाहिए, और सब कुछ बहुत अच्छे से, सारे विषय बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी अलग ढंग से होती है और मुख्य परीक्षा की तैयारी अलग ढंग से होती है। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आपके ज्ञान की वृहदता की जांच करती है, और मुख्य परीक्षा की तैयारी आपके ज्ञान की गहराई की जांच करती है, तो हमें उसको बढ़ाना पड़ता है। मुख्य परीक्षा में विश्लेषणात्मक प्रश्न चूंकि आते हैं और आपको लिखना पड़ता है, तो सफलता की कुंजी तो वहाँ पर इस तथ्य पर निर्भर करती है कि आपने लिखने की प्रैक्टिस कितनी की है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्ञान होने के कारण कई बार छात्रों को सीमित शब्दों में उत्तर लिखने में कठिनाई होती है, और इस बार से तो मुख्य परीक्षा में उसने लाइनें निर्धारित करनी है कि 3 नंबर का प्रश्न के लिए आपको 3 लाइन देना है, इतने में ही उत्तर लिखना है। फिर अगला प्रश्न आंसर शीट पर ही लिखा हुआ है और उसके लिए 8 लाइन है। तो मतलब एक निश्चित समय में एक निश्चित स्पेस पर आपको उत्तर लिखना है। तो बगैर प्रैक्टिस के अब उत्तर लिखवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुख्य परीक्षा के लिए तो लिखने की प्रैक्टिस जरूरी है, पढ़ने के साथ साथ। पर अभी चूंकि लोगों का ध्यान प्रारंभिक परीक्षा पर ज़्यादा है, मुख्य परीक्षा के लिए भी अब तैयारी मतलब शुरू कर चुके हैं लोग। उसका भी मार्च में एग्ज़ाम है, 21 मार्च से। पर उसकी तैयारी करने वाले लोग तो अपने ढर्रे पर पहुंच चुके हैं, वो प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। ज़्यादातर छात्र अभी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने में ज़्यादा रुचि रख रहे हैं। तो हम लोगों को हमारे ख्याल से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सर कितना समय लगता है, कितना समय देना चाहिए प्रतिदिन के अगर हिसाब से बात करें, और टोटलिटी में अगर बात करें तो एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के देने के लिए, प्रारंभिक परीक्षा देने के लिए कितना समय देना पड़ता है, एक छात्र को देना चाहिए? देखिए, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कम से कम 6 महीने का समय तो मांगती है, और एक दिन में कितना समय देना चाहिए इसका कोई आदर्श उत्तर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हर एक छात्र पर निर्भर करता है कि वो कितना इनटेक ले रहा है, जो पढ़ रहा है उसको कितना ग्रहण कर रहा है, कितना याद कर रहा है। लोग कहते हैं 16 घंटे पढ़ना चाहिए, 12 घंटे पढ़ना चाहिए, पर मैं मानता हूँ कि 16 और 12 घंटे की पढ़ाई तो संभव ही नहीं है, क्योंकि आपके पास दैनिक वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं। यदि आप 8 घंटे का क्वालिटी टाइम पढ़ने में दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 8 घंटे का समय काफ़ी होता है। किन विषयों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर आप कैसा मार्गदर्शन देते हैं अपने जो भी आपके पास मार्गदर्शन लेने वाले छात्र आते हैं? जी, इस बार पीएससी का जो विज्ञापन निकला है उसमें प्रीलिम्स का सिलेबस बदल दिया गया है। तो पहले तो छात्रों को प्रारंभिक परीक्षा का नया सिलेबस देखना पड़ेगा और नए पैटर्न के हिसाब से तैयारी करना शुरू करना होगा।
प्रारंभिक परीक्षा की छात्र जब तैयारी करना शुरू करते हैं तो यूं भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की जब तैयारी करना शुरू करते हैं तो उनका सबसे ज़्यादा ध्यान इतिहास और भूगोल पे जाता है। सबसे ज़्यादा इतिहास पढ़ते हैं, फिर उसके बाद भूगोल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद विविध तथ्य वगैरह याद करना शुरू करते हैं। देखिए, इतिहास का सामान्य ज्ञान में इतना अधिक वेटेज नहीं होता है और इतिहास से संबंधित जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो इतना गहरे नहीं होते हैं जितना छात्र उसमें समय लगाते हैं। एमपीपीएससी के नए सिलेबस पर अगर आप एक नज़र डालेंगे तो आप समझेंगे इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज मध्य प्रदेश से संबंधित ज्ञान का है और उसमें अलग से लिख रखा है मध्य प्रदेश के समाज, मध्य प्रदेश की संस्कृति, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश का की आर्थिक व्यवस्था। तो आप ऐसा समझें कि 40% वेटेज तो मध्य प्रदेश के ज्ञान पर है और 60% में बाकी सब कुछ समेटा हुआ है और मध्य प्रदेश पर लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। इसके अलावा एक साइंस होता है, तो साइंस एक ऐसा फील्ड है कि जो साइंस बैकग्राउंड का होता है उसके लिए तो कुछ सरल भी होता है। हालांकि जो एमएससी के लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं वो भी साइंस के प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि साइंस से काफ़ी समय से दूर रहते हैं। तो साइंस और कंप्यूटर ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनको लोगों को पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। तो चूंकि मज़ा नहीं आता, चूंकि समझ में नहीं आता, तो लोग उनको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। सर, आपने बताया कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा ध्यान देना है और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जैसे इतिहास है, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान लोग देते हैं जनरली, लेकिन उनका उतना वेटेज नहीं होता क्वेश्चन में। तो कैसे इसका संतुलन बनाए रखें, सब्जेक्ट्स का कैसे बैलेंस बनाए रखें, इसके लिए आप क्या सजेशन देंगे? संतुलन बनाने के लिए हमको अपना दिन भर की एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। हम ऐसा तो कर नहीं सकते हैं कि प्रतिदिन सारे विषय पढ़ें। तो हम जैसे कि अगर हमको अप्रैल में एग्ज़ाम देना है तो कितने दिन उपलब्ध हैं, उन दिनों को हम 8 घंटे में अगर प्रतिदिन पढ़ेंगे तो कुल इतने घंटे उपलब्ध हैं और हर विषय को उसके महत्व के हिसाब से उतने घंटे अलॉट कर देने चाहिए। और आपको पता रहना चाहिए कि हमने इस विषय को अगर 20 घंटे दिया है तो हम 20 घंटे ही हम उस विषय को देंगे, फिर हम अगले विषय को पढ़ना शुरू कर देंगे और आखिरी के 3 दिन रिवीजन के लिए हमको रखने पड़ेंगे क्योंकि फिर आखिरी 3 दिन हमको सारे विषय पढ़ने पड़ेंगे एक साथ में। तो समय का विभाजन तो ऐसे करना चाहिए अगर हम 11 अप्रैल की परीक्षा के लिए बात करें तो। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फर्स्ट ईयर से तैयारी करना शुरू करते हैं तो उनकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। क्या क्या कठिनाइयाँ आप देते हैं जब कोई मानसिक तैयारी के साथ आता है लेकिन उसकी तैयारी पढ़ाई में उतनी नहीं होती है, तो कितना काम करना पड़ता है और कितना काम करना चाहिए पढ़ने के से रिलेटेड? देखिए, मैं तो अभी जो एक ट्रेंड देख रहा हूँ सिविल सर्विसेज की तैयारी में और स्टेट सर्विसेज की तैयारी में लड़कियों की अभिरुचि बहुत ज़्यादा है, लड़कों भी की भी अभिरुचि बहुत ज़्यादा है। और दोनों के साथ समस्या ये है कि लड़कों को घूमने फिरने का समय बहुत चाहिए तो बहुत सारा समय वो उसमें वेस्ट कर देते हैं और लड़कियों को घर के काम में बहुत सारा समय देना पड़ता है। अगर वो घूमती फिरती नहीं है तो बहुत सारा समय तो इन लोगों का इन चीज़ों में वेस्ट हो जाता है। तो पहले तो मैं पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा कि यदि लड़कियां आपकी परीक्षा की तैयारी करना प्रारंभ कर रही हैं तो कृपया उनको उसी तरह उनको घर के कामों से मुक्त करें जिस तरह आप अपने बेटों को मुक्त किए हुए हैं। और बेटों की दैनिक कार्य प्रणाली पर ज़रा नज़र रखिए कि वो कितने घंटे पढ़ते हैं और किस कारण से घर के बाहर निकलते हैं और कितनी देर घर के बाहर रहते हैं, फिर लौट करके आते हैं तो घर में क्या करते हैं। क्योंकि घर में भी सामान्यतया लड़के आते हैं और आजकल तो आप जानते हैं मेडिकल नशा इतना फैल चुका है कि मम्मी पापा को तो पता नहीं चलता। कम से कम शराब पीने वाले के बारे में ये रहता है कि मुंह से बदबू आती है, आँख चढ़ी हुई है, तो पता चलता है कि दारू पिया हुआ है। घर से आधे घंटे की लिए निकला और एक शीशी चिपका के आ गया तो मम्मी पापा को पता भी नहीं चलता है कि लड़का क्या किए हुए। इसलिए ज़रूरत तो यह है कि लड़कों पर खास करके नज़र रखी जाए। ये एक बहुत बड़े सामाजिक एक जो बुराई है रीवा की, उस पर आपने ध्यान आकृष्ट किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग ध्यान भी रखें, पेरेंट्स इसका भी ध्यान रखें कि पढ़ाई के साथ। जी जी जी। तो सर, ये एक और क्वेश्चन ये उठता है दिमाग में कि क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपके जो मार्गदर्शन में बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय या ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो उनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो आपके मार्गदर्शन तक नहीं पहुंच पाए हैं, कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं हमारे टीवी चैनल के माध्यम से, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस परीक्षा के लिए? जी, यदि आप 11 अप्रैल की परीक्षा देना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप 3 चीज़ों पर ध्यान दीजिए।
पहला सामान्य ज्ञान की कोई, मैं किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो प्रचार करना हो जाएगा, पर सामान्य ज्ञान की कोई एक पुस्तक उठाइए जिसमें सारे विषय सम्मिलित हों। सारे विषय का मतलब इतिहास है, भूगोल है, करंट अफेयर्स है, अर्थशास्त्र है, सारे विषय सम्मिलित हों। बहुत मोटी किताब नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप इतने सीमित समय में बहुत कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको बैलेंस बनाना है। दूसरा, आप मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की एक किताब खरीदिए और उसको याद कीजिए, आपको ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है। और तीसरा, आप करंट अफेयर्स के लिए कोई ईयर बुक ले लीजिए किसी भी प्रकाशन की। बहुत सारी मैगजीन बाजार में हैं, आप जानते हैं अच्छी मैगजीन्स कौन सी हैं, जिसमें पूरे साल भर के कंपाइल्ड करंट अफेयर्स हों, क्योंकि स्पोर्ट्स का और करंट अफेयर्स का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है रिजल्ट बनाने में। आपको इन 3 चीज़ों पर ध्यान देना है यदि आप सिविल सर्विसेज के लिए, सिविल वाले पोर्शन के लिए तैयारी करते हैं। मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहूँगा, मैं भूल ही गया था, कि देखिए साइंस बैकग्राउंड के लड़कों के लिए अब पिछली 2 बार से मैं देख रहा हूँ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वन सेवा की परीक्षा की वैकेंसीज काफ़ी आ रही हैं और वन सेवा की परीक्षा की तैयारी करने वाले लड़के बहुत कम हैं, क्योंकि जब वो पेपर उठाते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रश्न उनको थोड़ा डरा देते हैं। इसलिए उनको लगता है कि वन सेवा में हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये वाले सब्जेक्ट सरल हैं, हम इधर ही तैयारी करें। यकीन मानिए वन सेवा में कंपटीशन कम है और वन सेवा के पद इस परीक्षा की बहुत सारे पदों से ज़्यादा अच्छे हैं। तो यदि आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आप कृपया मेहनत कीजिए। प्रारंभिक परीक्षा का जो दूसरा पेपर है, अभिरुचि का जो परीक्षा है, जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है, उसमें सिविल पदों के लिए मेरिट में उसके मार्क्स तो नहीं जुड़ते हैं, लेकिन फॉरेस्ट की परीक्षा में उसके मार्क्स जुड़ते हैं मेरिट में। और अभी फिलहाल तो आप ये करिए कि उसकी भी पूरी संजीदगी से तैयारी। धन्यवाद आपका कि आप हमारे पास आए, आपने हमारा इंटरव्यू लिया, और मैं सब शुभकामना दूंगा उन छात्रों को जो भविष्य में इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जीवेंद्र सिंह सर, जिनका नाम रीवा जिले के सभी अभ्यर्थी या सभी छात्र, तैयारी करने वाले छात्र बड़ी भली भांति जानते हैं और इनके मार्गदर्शन में हजारों छात्र अब तक सफल हो चुके हैं। तो इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए ये हमारा वीडियो देखें और बने रहिए हमारे साथ गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। धन्यवाद।